आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 8वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं उसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हकूक़ पर। इस्लाम में औरत का मुकाम क्या है? इस्लाम में औरत का मुकाम ये है कि जब बेटी होती है तो अपने बाप के लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा देती है। जब बीवी बनती है तो अपने शौहर का आधा दीन मुकम्मल करवा देती है। और जब माँ के दर्जे पे फायज होती है तो जन्नत को उसके कदमों तले रख दिया जाता है। यह है मुकाम औरत का। मर्द के औरत पे क्या हकूक़ हैं, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की मेहमान पहले भी हमारी नशिस्तों पे आ चुकी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मारवी अवान चेयरमैन है वुमेन प्रोटेक्शन सेल की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मारवी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। हमारी दूसरी मेहमान शफक ख्वाजा एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। आपसे शुरू करेंगे। एक तो टॉपिक आज बिल्कुल आपके जो काम है, जो प्रोफेशन है, उससे मिलता है। क्या हो रहा है आजकल? कुछ डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है, कुछ जो हमारे यहाँ मसले चल रहे थे ख़वातीन के, कुछ हल हुए? शेरी, हर दफ़ा मेरा आपको यही जवाब होता है कि कमी बिल्कुल नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। देखिए, जब हम अपनी दादी और नानियों से भी बैठ के बात कर रहे होते हैं ना कि क्या उस ज़माने में डोमेस्टिक वायलेंस था, क्या उस ज़माने में हरेसमेंट हुआ करती थी, तो इस तरह नाम इन चीज़ों के नहीं जानते थे वो लोग। लेकिन जो सिचुएशन औरत फेस कर रही थी वो कुछ अलग नहीं थी। तो हमें पता चल रहा होता है कि ये चीज़ें जो ससुराल की तरफ से जो तशद्दुद है या बेजा पाबंदियाँ लगाना, हमारा मज़हब कहता है कि जी तालीम दीजिए, चाहे चीन तक भी जाना पड़े और यहाँ पर घर से दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, स्कूल तक जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारा जो डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये जो शेप्ड है, ये हमेशा से लेके मौजूद है, एक रूटेड है इस पेट्रियार्टिकल निज़ाम में, जिसमें हमें ये लगता है कि जी सिर्फ मर्द ही इंसान है, उसके अलावा कोई और इंसान नहीं है। मैं ये बात शायद थोड़ी तल्ख लगे सुनने में, लेकिन सोचों में लोगों की ये है। हमें ये मानना पड़ेगा कि खुदा ने जब भी हमसे बात की है, ए जिनोइंस करके बात की है, और इसके अंदर इंसान में हमारे सारे जेंडर्स आ जाते हैं। औरत के लिए भी वही बातें हैं, मर्द के लिए भी वही बातें हैं। अगर औरत को आंख झुकाने की बात की जा रही है तो मर्द को भी आंख झुकाने की बात की जा रही है। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, ये लोगों को लेकर जा रही है जी ऑनर किलिंग की तरफ, कि जी इल्ज़ाम लगा दिया, सर पे कुल्हाड़ी मार दी, ख़त्म कर दिया। अपने ऊपर कोई मुसीबत आई तो बेटी बहू का घर पे नाम ले लिया, क्योंकि जी शादियां तो और भी हमारी हो जाएंगी, बीवियां तो और भी आ जाएंगी, बेटियों का क्या है, वो तो दूसरे घर चली जाएंगी। तो ये जो जहालत का एक हमें झलक नज़र आ रही होती है। शहरी, अभी दूर नहीं जा रहे हैं, पिछले मंथ्स में ही पंजाब के साइड पर एक आदमी ने अपनी छोटी सी 7 साल की बच्ची को गोलियां मार के ख़त्म कर दिया था, और उसकी जहालत भरी सोच का यही कहना था कि जी बेटी क्यों हुई मेरे घर पे। तो हम यहाँ जो ये चीज़ें देख रहे हैं, और यहीं पर ही हमारे पास वो बाप भी मौजूद हैं, जैसे कि मेरे फादर, जैसे कि इनके फादर, और हमारी शेफ़ है वहाँ पर मौजूद, उनके फादर, जिन्होंने अपनी बेटियों पे भरोसा किया, जिन्होंने सही इस्लाम के मायनों की रोशनी में हमें तालीम दी, हमें अच्छा बुरा सिखाया। जहाँ पर आपने वाक़या बताया, बिल्कुल ये वाक़या पूरी कौम के लिए एक बड़ा अफसोसनाक बहुत। लेकिन अब जैसे पहले का जो दौर था उसमें तो बेटी पैदा होते ही ये होता था, अब ज़ाहिर लोगों को अवेयरनेस आ गई है। लेकिन अभी भी जो ऐसे लोग हैं जो बेटी को पैदा होना बुरा मानते हैं, उसमें रीजंस क्या है? क्या उनकी अवेयरनेस की कमी है? रीज़न क्या है? बेटा बेटी में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा फ़र्क बचा है, बल्कि बेटियां ज़्यादा केयर कर लेती हैं बनिस्बत बेटों के। तो अभी जो ऐसे लोग बचे हैं उनका रीज़न क्या है? अवेयरनेस की कमी है या उनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है कि जी बेटा तुम्हारी नस्ल लेके चलेगा? शरी,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नस्लों से नस्लों को ट्रांसफ़र होती हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक ये तरबियत का अमल घरों तक नहीं उतरेगा, जब तक ये, जैसे एक माँ है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही है कि उसका शौहर उस पर हाथ उठा रहा है और उसको ये बताया गया है और ये आगे अपनी जनरेशन को भी दे रही है कि कोई बात नहीं, अब्बा है बेटा, मुझे भी 2 लगा देते हैं, तुम्हें भी 2 लगा दिया, यानी कि उसने अपनी आने वाली नस्ल को, बेटी को तैयार कर दिया मार खाने के लिए, और बेटे को तैयार कर दिया उसी किरदार में आने के लिए जिसकी ना हमारा मजहब इजाज़त देता है, ना हमारे जो इखलाकी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, मैनरिज्म हमारा नहीं देता है। इवन हमारी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी आप इस तरह किसी के ऊपर हाथ बिला वजह नहीं उठा सकते। तो ये जो चीज़ें हैं कि बेटियों को बोझ समझना, ये चीज़ भी एक डीप रूटेड हम देख रहे हैं जो नस्लों से नस्लों के साथ आगे जा रही हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, अपने सेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, टॉक शोज़ में कि जी बेटियों को पढ़ाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि जी उनको एम्पावर करना है, वो कमाएंगी, इसलिए कि जब उनके ऊपर मुसीबत आए, जब उनके ऊपर हाथ उठे, जब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो उनको पता हो कानून क्या है, उनके अंदर इतनी करेज हो कि जी मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ क्योंकि मैं कमाकर मुश्किल वक्त में अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बड़ी अजीब होती है विक्टिम्स की। मैं विक्टिम काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ, उसमें हम दोनों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, यानी एक्यूज जो करने वाला है डोमेस्टिक वायलेंस वो, और जो विक्टिम हो रही है। तो जब हम एक्यूज की तरफ देखते हैं, अजीब सी कंडीशन होती है, माफिया मांग रहे होते हैं, आइंदा नहीं करेंगे, वादे ले रहे होते हैं, उसके बाद दोबारा उसको रिपीट करते हैं। यानी यहाँ पर हमें गैप नज़र आ रहा है कि मज़हब की जो सही जो तालीमात हैं वो नहीं है, जो कानून की सही तालीमात है। हम बता रहे होते हैं कि जी 2013 का लॉ मौजूद है, अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो आपके ऊपर FIR कट जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि कानून तो मौजूद है, अवेयरनेस भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, और एक डर भी है औरत को कि जी अगर मैंने FIR कटवा दी तो मैं जाऊंगी किधर। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। और उसके बाद फिर फैमिली प्रेशर्स होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास भी ऐसा केस आता है तो वो फैमिली प्रेशर होता है, इन दी एंड ही होता है घर का मामला है। घर में इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बना रही हैं आज? तो बड़ा कुछ डिफरेंट लग रही है। यस, हम बना रहे हैं चिकन और आलू के कटलेट्स, और उसके साथ फिर चीज़ सॉस और बर्गर और फ्राइज़। अरे वाह, क्या बात है। तो ये बनता कैसे है? ये देख रहे हैं प्राइस तो हमें पता है किस तरह बन जाते हैं, लेकिन ये किस तरह बनते हैं? अच्छा, इसका तरीका थोड़ा तवील है, इसके अंदर एक ट्रिक है तो वो मैं पहले बता देती हूँ। बिल्कुल सही है। तो फ्राइज़ बेसिकली 2 दफ़ा फ्राई करने हैं टू हैव क्रिस्पी फ्राइज़। उसके लिए आपने करना होता है कि एक दफ़ा आधा फ्राई करके उसको उतार लें और फिर दूसरी दफ़ा उसको दोबारा फ्राई कर लें। तो इस तरह से क्या होगा कि वो क्रिस्पी होगा, क्रंची ऑन द आउटसाइड और च्यूई ऑन द इनसाइड। सही है। अच्छा, इसके ऊपर ये है कि सबसे पहले चिकन लेना है आपने, और चिकन, प्याज और अदरक लहसुन, ये सब कुछ को एक साथ तेल में आप इसको वो कर लें सौटे, और उसके बाद ये करें कि उसमें काली मिर्च और नमक हस्बे जायका डाल दें। ठीक है, ये करके आपने उसको साइड पे रख देना है। एक साइड पे आपने आलू को भी बॉईल करके रखना है। आलू को बॉईल करके मैश करके इस मिक्सचर के अंदर मिला दें, क्योंकि हम जब इसके कटलेट्स बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कबाब की शक्ल को रखने में हमारी मदद करे, नहीं तो वो लूज़ पीसेस होंगे और गिर जाएगा, खुल जाएगा कटलेट। सही है। तो वो आप उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं बॉइल्ड आलू। सही है। फिर मूविंग ऑन चीज़ सॉस। चीज़ सॉस के लिए आप 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 कप दूध के साथ ये इसको स्टर करें। काली मिर्च, नमक हस्बे जायका डालें, ऑरिगानो डाल लें थोड़ा सा, और ये चीज़ सॉस रेडी हो जाएगा, जो मैंने थोड़ा सा बचाया है बर्गर की टॉपिंग के लिए, और थोड़े में मैंने अपना मिक्सचर ऐड कर दिया है। दैट्स इट। तो आपने पूरी तैयारी की हुई है हमारा वेट बढ़ाने की। अच्छा, मुझे फ्राइज की जरा ये बताइएगा कि ये फ्राइज के ऊपर जो आपने लगाया हुआ है ये क्या, इससे वो क्रिस्पी रहते हैं? क्या चक्कर क्या है? ये है कॉर्नफ्लावर। तो या कॉर्नफ्लावर आपने उसको कोट करना है फ्राई करने से। शफक, आपकी जानिब आते हैं। आप स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी रही हैं, उसके अलावा ऑनलाइन आजकल आप बिज़नेस कर रही हैं बहुत अच्छा, और आपके बिज़नेस की खासियत ये है कि जो आप ख़वातीन की एसेसरीज़ बनाती हैं, चाहे वो बच्चियाँ हों लड़कियाँ हों, वो आप अपने हाथ से बनाती हैं खुद। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये बताएं। अच्छा, मेरा कोई प्लान नहीं था वैसे बिज़नेस करने का, क्योंकि शादी से पहले भी मैं, जैसे हम 3 बहनें हैं,
तो सबसे ज़्यादा जो लेज़ी थी वो मैं थी। मेरा ये हाल होता था कि बिस्तर पे खाना नाश्ता आ रहा होता था, तो मेरे वालिद ये कहते थे कि अगर उसको ना देंगे तो ये भूखी भी बैठ जाएगी सारा दिन, खुद नहीं हिलेगी। तो ये मेरा था हाल। अच्छा, शादी के बाद 2019 में मेरी आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो बच्चियों की जैसे एक्सेसरीज होती हैं, चीज़ें, आई हैव अ बेबी बॉय एज वेल, ही इज़ 4 माशाल्लाह। तो उस लड़कों की कोई लिमिटेड से कलर्स और उनमें इतनी चॉइसेस नहीं होती बच्चों की कपड़ों में। हाँ, जूते भी एक ही टाइप के कलर से। तो लड़कियों में जब मेरी बेटी हुई तो मुझे बहुत शौक था कि इसके लिए मैं बिल्कुल यूनिक चीज़ें लूँ। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द एक्सेसरीज हियर इन पाकिस्तान। तो वही टिपिकल जो चाइना से इंपोर्ट होती हैं, बोज और उसी तरह की एक चीज़ें मिलती थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कि बाहर से भी अगर मैं कोई चीज़ देखूँ इंपोर्ट करने की, कोई डिफरेंट हो, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई सेल्फ। मैंने थोड़ी चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू की चाइना से, और मैंने अपनी बेटी के लिए बनाना शुरू की। तो जब मैं उसको पहनाती थी तो मैं कहीं फैमिली में जाऊँ या फ्रेंड्स में, या इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द मॉल्स, तो वहाँ लोग मुझसे पूछते थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ये कहाँ से ली है। तो क्योंकि वो डिफरेंट थी, वो नहीं मिलती थी मार्केट में, नहीं इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। तो वहाँ से फिर मुझे मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने और मेरी कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, आपने ये करना है। और उन्होंने काफ़ी, मुझे समझ लें कि एक तरह से उन्होंने पुश किया मुझे कि आप इसको प्रोफेशनली लें। तो मैंने स्टार्ट कब किया, जब कोविड शुरू हो रहा था 2019 के ऑलमोस्ट एंड पे, जब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही बंद पड़ी हुई थी। जो जिनके एस्टेब्लिश बिजनेस थे वो भी बिल्कुल नहीं चल रहे थे, क्रिएटिव लोग बाहर आए। हाँ, तो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स। माशाल्लाह। तो आपकी क्रिएटिविटी यानी कि कोविड के टाइम पे शुरू, कोविड में साथ साथ शुरू हुए। अच्छा, लेकिन एक इसमें बड़ी अहम चीज़ ये होती है कि हम खुद बनाना, एक सीखना, तो ये आपको क्या पहले से आता था? क्योंकि हर कोई तो नहीं बना सकता ना वो चीज़। Exactly. तो वो कॉन्सेप्ट कि ये बन सकता है और फिर ये ऐसे बनेगा, प्रोफेशनली बनाना। अच्छा, देखिए, पहले जैसे मैंने बनाना शुरू किया तो ज़ाहिर है मुझसे भी मिस्टेक्स होती थी, क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर कोर्स, जैसे स्टिचिंग है, स्टिचिंग का अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो आप कहीं भी कोर्स कर सकते हैं। इसका कोई कोर्स नहीं है, आप डिज़ाइन हैं, आप अपने हिसाब से बना लें क्या। क्योंकि मुझे शुरू से शौक था क्राफ्टिंग का, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ों में मैं शुरू से थी। अच्छा। कपड़ों पे कढ़ाई करना, बैठना और सीना, खुद भी सब कुछ मुझे शौक था शुरू से। तो वही बात होती है, जब इंसान को शौक हो तो फिर वो कुछ भी कर लेता है। तो इस तरह मैंने खुद ही अपने डिज़ाइंस बनाने शुरू किए। अब तो क्योंकि आदत हो गई है करके, तो अब हाथ सेट हो गया। शुरू में मैंने बहुत चीज़ें वेस्ट कर करके बनाया। तो इस तरह मैंने कोई सीखा नहीं है, तो खुद ही क्रिएट करती हूँ। अगर कोई मुझे अब जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ पिंटरेस्ट से डिज़ाइंस निकाल देंगे, गूगल से डिज़ाइन कि आप मुझे ना एग्जैक्टली ये चीज़ बना दें। अब उसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है यूट्यूब पे या कहीं भी, वो एक पिक्चर है जो मुझे देख के उसको कॉपी करना है। तो मैं उसको 3-4 दफ़ा ट्राई करती हूँ कि अच्छा इस तरह होगा, इस तरह, एंड फाइनली वो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि आप उसको देख के कस्टमाइज, जिसको हम कहेंगे, वो भी बना लेती हैं। तो ये बात यानी कि गलत नहीं है कि जो फिर हमारी अम्मियाँ या सासें कहती हैं बेटा सिलाई कढ़ाई किया करो, वो काम आ जाती है ज़िंदगी में? बहुत मुझे शुरू से बहुत शौक था स्टिचिंग का, लेकिन मैंने नहीं सीखी, मुझे नहीं स्टिचिंग नहीं आती, लेकिन मुझे शौक बहुत था। बस वही मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं लेज़ी बहुत थी, तो मैंने कि पुट्टा जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो वो मैंने किया नहीं। तो बस वो बेटी के पास शौक मुझे इतना हुआ कि बस मैंने कहा चलें अब इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि बात हो रही है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के लिए बिज़नेस करना आसान है या हर्डल्स होती हैं कस्टमर्स को डील करने में, या ईजी है? देखिए, इजी तो कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और लोग ये समझते हैं कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो फ़ौरन आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको टाइम लगता है उसको इस्टेब्लिश करने में। कस्टमर्स, अगर आप ऑनलाइन ख़ास तौर पर बिज़नेस करें, ऑनलाइन स्कैम्स बहुत है। अगर आप फेसबुक पे भी अगर पेज बना रहे हैं, कुछ लोग डरते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने से, इस वजह से, क्योंकि स्कैम्स बहुत हो जाते हैं आपके साथ कि आपने पेमेंट ले लिया एडवांस और फिर आप गायब हो गए। तो आपको कस्टमर का, आपको उसका ट्रस्ट बिल्डअप करने में, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसके लिए पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं स्टेब्लिश हो जाऊँ, बिल्कुल इस तरह नहीं होता। अच्छा, बहुत से लोग हमने कल भी बात की थी, हमारी एक IT एक्सपर्ट आई हुई थी, वो ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, उनसे ही बात हो रही थी। बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस को बहुत अब एक ईजी टास्क समझते हैं कि जी कोई भी बंदा उठ के ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, कि बस ठीक है यहाँ से उठा के यहाँ बेचना तो है। तो क्या ये इतना ही सिंपल है जितना लगता है? देखिए, हर किसी का एम अलग होता है। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मेरा ये एम नहीं था कि मैंने पैसे कमाने, क्योंकि मुझे शौक था। एक होता है ना, आपका पैशन हो कोई चीज़, तो फिर आप वो करते हैं। तो अगर कोई इस एम से कर रहा है कि पैसे ही सिर्फ कमाने हैं, तो वो कुछ टाइम करेगा और उसके बाद फिर उसका माइंड चेंज हो जाएगा, वो फिर दूसरी चीज़ में चला जाएगा कि नहीं इससे ज़्यादा इस चीज़ में अर्निंग हो रही है तो ये कर लूँ, स्विच करता रहेगा।
नहीं, इतना आसान नहीं होता कि आप ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया और आपको कोई हर्डल्स नहीं आ रहे। कस्टमर डीलिंग बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि फिज़िकली एक शॉप होने से ज़्यादा मुश्किल ये है कि आप ऑनलाइन कस्टमर्स को डील करें। आपका एक पार्सल चला गया आउट ऑफ सिटी, अब उस पर आपको जिस कंडीशन में गया आपको नहीं पता। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, इस तरह की बहुत चीज़ें मेरे साथ भी एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ कि वो रखते हैं और फिर कहते हैं नहीं इसमें ये मसला है, इसमें या आप मेरी पेमेंट वापस करें, तो हमें करनी पड़ती है क्योंकि हम नहीं उनके साथ अपने टर्म्स ख़राब करना चाहते हैं, हमें कस्टमर सर्विस भी अच्छी देनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, हर्डल्स तो होती हैं बिजनेस में, हर्डल्स हैं यानी बहुत बहुत है। बिजनेस में बिल्कुल जी हर्डल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स बड़ी आती हैं। मारवी वैसे क्योंकि हम आपसे और भी सवालात हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर टाइम ड्यूरेशन वो हम अगले ब्रेक में डिस्कस करेंगे, इस वजह से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कभी बिजनेस करने का हुआ इत्तेफाक, कभी आपने सोचा? बिल्कुल, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और उसके अलावा छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगाए थे स्टूडेंट लाइफ में, और अपनी पॉकेट मनी से मैं कपड़े बनवाती थी कम बजट में। फिर उसकी एक होता है ना सेलिंग, परचेजिंग मुझे आया, और वही आपकी वाली बात कि कस्टमर्स को डील कैसे करना है। और जब हमें ये कहा जाता था कि हम तो इस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं और इसमें क्या है, तो बड़ा दुख होता है उन इनिशियल काम करने वालों को कि यार हमने अपनी पॉकेट मनी से इतनी मेहनत से ब्रांड में बड़ी तबाही मचा देते हैं कुछ लोग ब्रांड। अब एक बंदा जब आता है किसी भी फील्ड में तो उसको ब्रांड बनने में टाइम लगता है, तो भाई उसके काम को देखें, उसके स्टफ की क्वालिटी को देखें और उसके बाद उसको ब्रांड बनने दें। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो आएगा आप कहेंगे जी हम फलाना ब्रांड, तो ब्रांड बनता ही तब है जब आप उसको मौका देंगे। या वक्त पे ब्रेक का ब्रेक।